Hello students, welcome in my chemistry class. In last class, in previous videos we talk about the theoretical section of solution chapter. ठीक है, सॉल्यूशन के जो भी theoretical concepts थे, जो थ्योरी थी वो हमने अच्छे से करी, उनको एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आ गया. ठीक है, अब हम उन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे. क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चन का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसका पैटर्न चेंज हो चुका है. ठीक है, उसमें भी अब क्वेश्चंस आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आते उसी पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश की गई है. ठीक है, तो हमें अपनी भी प्रैक्टिस कुछ उसी तरीके की रखनी पड़ेगी जिससे कि हम उन क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सके. ठीक है, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए, असर्शन रीजन हो गया, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स के अंदर. ठीक है, तो वो आपको किस तरीके से फॉलो करना है आपको मैं अपनी इन वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं. तो मैंने अभी कुछ क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, नीट है आपका, जेई मेंस है, उसके अंदर से लिए हैं और उनको सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूं. ठीक है, तो आप देखिए कैसे सॉल्व करना है. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वांट ऑफ फैक्टर फॉर और डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ये इंपॉर्टेंट वर्ड है. ठीक है, जब भी आप क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए तो पहले उसको रीड कीजिए और ध्यान दीजिए कि उसमें लिखा क्या है, क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम या जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं उसके अंदर वर्ड का ही बस थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है और उसी से क्वेश्चन का आंसर बदल जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और बेरियम हाइड्रोक्साइड इज, यानी कि हमसे वांट ऑफ फैक्टर पूछा गया है, आई पूछा गया है. ठीक है, आपको पता है कि आई हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला लिखेंगे. बेरियम हाइड्रोक्साइड इट विल डिसोसिएट इनटू Ba+2 एंड 2OH -I. ठीक है, यही ब्रेक डाउन होगा. अब ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम मल्टीपल चॉइस है तो आपको वहां पे ये थोड़ी ना दिखाना कि हमने उसको सॉल्व कैसे किया, हमें तो आंसर फाइंड आउट करना है, फटाफट आंसर मिलना चाहिए. ठीक है, तो मैंने आपको बोला था कि जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है. ठीक है, हमें आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी. अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आप अल्फा और आई की वैल्यू को सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ आप नंबर ऑफ आयंस चेक कीजिए. नंबर ऑफ आयन बेरियम का 1 और हाइड्रोक्साइड का 2, यानी कि इस बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए आई की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 3. ठीक है, अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व भी कर सकते हो. यहां पे आप लिखोगे 1 माइनस अल्फा, यहां पे लिखोगे अल्फा, यहां पे 2 अल्फा, टोटल करोगे 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, फर्स्ट अल्फा कैंसिल 1 प्लस 2 अल्फा. आई इक्वल्स टू यही होगा क्योंकि इसको हमें टोटल से 1 से डिवाइड करना है, तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3, क्योंकि अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, जो अल्फा की वैल्यू होगी 1 तो 2 इंटू 1 3. तो यानी कि बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, नीट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसी तरीके का क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा उसमें प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करना है. ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. देखिए, मैंने बोला था कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं सिर्फ एक वर्ड से उनका आंसर बदल जाता है. अगर ये लोवेस्ट पूछा होता तो इसका आंसर अलग होता और हाईएस्ट पूछा है तो इसका आंसर अलग होगा. ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखिए बहुत सिंपल सा इसका भी आंसर होगा. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला हो गया हमारे पास IKF इंटू मोलालिटी. ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है. हमें बस ये पता चल जाए कि इन सारे इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, यहां पे देखेंगे ये सारे इलेक्ट्रोलाइट है. क्वेश्चन को पढ़ते टाइम पे ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है. ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि इनको जब उसमें डिसॉल्व किया गया होगा तो ये आयंस में ब्रेक हो गए होंगे. ठीक, हमें अगर आई की वैल्यू पता चल जाए तो हम इस आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं किस तरीके से. ठीक है, देखिए सबसे पहले ए के लिए आई की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करेंगे, और इतनी बात आपको मैंने पढ़ा दिया है तो अच्छे से बता सकते हैं. आई की वैल्यू 5, आई की वैल्यू 3, आई की वैल्यू 4, आई की वैल्यू 2.
ठीक, वांट ऑफ फैक्टर अगर हम इन चारों ऑप्शंस का फाइंड आउट करते हैं तो हम देखेंगे कि लोवेस्ट वांट ऑफ फैक्टर यहाँ पे है और हाईएस्ट वांट ऑफ फैक्टर यहाँ पे। ठीक, अगर हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लोवेस्ट आपका डेल टीएफ होगा। ठीक है, हमसे पूछा गया हाईएस्ट डेल टीएफ कौन सा होगा, तो जिसमें हम लोअर जो मिनिमम वैल्यू होगी उससे जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो ये हाईएस्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि हाईएस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, अगर बॉइलिंग पॉइंट पूछा होता तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करते तो वो हाईएस्ट होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कम किया जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसलिए हम बोलेंगे कि जब ये वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई 2 से होगी तब जाके ये आपका मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, 4th, डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टू ऑब्जर्व एन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.05 डिग्री सेल्सियस द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जिसमें मोलर मास दे रखा है। पहले तो इसका हम जो गिवन है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल टीबी गिवन है 0.05 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके बाद हमें इसका मोलिक्यूल गिवन मास सॉल्यूट का फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन कह रहा है टू ऑब्जर्व एन एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, कि 0.05 डिग्री सेल्सियस एलिवेशन फाइंड आउट करने के लिए अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, जिसका कि मोलर मास उसका दे रखा है 100 ग्राम। ठीक है, कितना दे रखा है, 100 ग्राम। ठीक है, ग्राम पर मोल, टू बी एडेड टू 100 ग्राम ऑफ वाटर। 100 ग्राम ऑफ वाटर में उसको ऐड किया गया है। ठीक है, 100 ग्राम वाटर हो गया, यानी कि ये मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया। हमें केबी की वैल्यू दे रखी है 0.5 केल्विन, 0.5 केल्विन किलोग्राम पर मोल। समझिए, जब इस तरीके का क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन पूछा गया है वेस्ट बंगाल जेई मेंस 2014 में, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, बहुत आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करना है, डेल टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, तो जब आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला लगाएंगे, डेल टीबी इक्वल्स टू केबी। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट को हम डिवाइड करेंगे यहाँ पे, अब आपका हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। अगर मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम में है, ठीक है, ग्राम में है, तो हम उसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए बस। तो हमारा फॉर्मूला हो गया। अब हमें एक्चुअली डब्ल्यू भी फाइंड आउट करना है, तो डब्ल्यू भी फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा डेल टीबी इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू डब्ल्यू ए डिवाइडेड ओवर आपका हो गया केबी इंटू 1000। ठीक, अब देख लेते हैं इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। बहुत सिंपल सा हो गया। यहाँ पे हम डेल टीबी कितना है इसका देखिए, यहाँ पे बड़े बच्चे कंफ्यूज होते हैं। यहाँ पे अगर आप इसको केल्विन में चेंज करोगे, ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट है, तो 373 वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, और जो आप इसमें एलिवेशन हुआ है जब जोड़ेंगे तो जो दोनों का डिफरेंस केल्विन में भी आएगा वो इतना ही आएगा, तो यानी कि इतना ही ये केल्विन भी होगा। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर डेल टीबी डिग्री सेल्सियस में तो उतना ही वो केल्विन में भी होगा। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू यहीं पे 0.05 केल्विन यूनिट के साथ लिख लेंगे। ठीक है, फिर हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट 100 ग्राम पर मोल है। ठीक है, 100 ग्राम पर मोल। ठीक, मास ऑफ सॉल्वेंट 100 है। ठीक है, ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे केबी कितना है 0.5 केल्विन किलोग्राम पर मोल इंटू 1000। ठीक, ध्यान दीजिएगा, आपका केल्विन से केल्विन कैंसिल, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल, मोल से मोल कैंसिल। ठीक है, सिर्फ ग्राम यूनिट बचेगी अब आपकी। ठीक है, अब बस कैलकुलेशन आप कर देंगे, आंसर आपको इसका पता चल जाएगा। ठीक है, यहां पे आपका रिमेनिंग पार्ट बचा 5 हो गया, ये आपका 500 डिवाइडेड बाई
500 यानी कि WB इक्वल्स टू, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन होगा जिसमें 1 ग्राम आपका ऑप्शन होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी डेल टीबी को हमें देखना है, अगर डिग्री सेल्सियस में है तो आपको उसको केल्विन में उतना ही फाइंड आउट करना है। ये आप बात समझ भी सकते हो कि अगर 373 उसका बॉइलिंग टेम्परेचर है, ठीक है, तो उसमें जितना आप बढ़ाएंगे और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चाहे वो डिग्री सेल्सियस का सब्ट्रैक्शन हो या केल्विन का, दोनों सेम आएगा। ठीक है, तो ये हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मोलारिटी ऑफ 3 मोलारिटी सॉल्यूशन। 3 मोलारिटी का एक सॉल्यूशन दिया गया, ठीक है, ऑफ मेथेनॉल दिया गया कि इसकी मोलारिटी 3m है और डेंसिटी दे रखी गई है इसकी 0.9 सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो हमसे यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेट करना है देखिएगा ध्यान से जरा। सबसे पहले हमें यहाँ पे मोलारिटी फाइंड आउट करनी है कि हमारे पास 3 मोलारिटी का एक मेथेनॉल का सॉल्यूशन है जिसकी डेंसिटी इतनी है, तो उसकी मोलारिटी कितनी होगी, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले इसका मतलब समझेंगे। तो इसका मतलब है 3 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, इस 1 लीटर को हम 1000 ml ले सकते हैं, ऑब्वियसली ले सकते हैं। ठीक है, अब आपको जब मोलालिटी फाइंड आउट करनी है तो मोलालिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, तो नंबर ऑफ मोल्स पता है, क्लियर है। मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए जो कि नहीं पता है, मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन की डेंसिटी दे रखी है और वॉल्यूम पता चल गया कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1000 ml है, तो हम मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, तो जब मास ऑफ सॉल्यूशन हमें निकालना है यहां पे, तो हम वॉल्यूम इंटू डेंसिटी करेंगे, तो 9, और ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में है, तो ये 1 ml के बराबर होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्विवेलेंट होता है 1 मिलीलीटर के, तो फिर यहाँ पे इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ml में हमारा ये भी ml में हो जाएगा, जितना है उतना ही रहने देंगे। तो हमारा जो मास आएगा सॉल्यूशन का वो 900 ग्राम आ गया, मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमें कैसे भी करके, इतनी बात आप नोट कर लीजिए फिर आगे करते हैं। ये नोट कर लेना, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया 900 ग्राम। अब हमें मास ऑफ सॉल्वेंट चाहिए, तो पहले तो ये सॉल्यूशन का मास है, इस सॉल्यूशन के मास में से अगर सॉल्यूट का मास सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना मास ऑफ सॉल्वेंट वहां पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो देखिए क्या होगा इसमें। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब पहले मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट कैसे फाइंड आउट करेंगे, मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास ओवर मोलर मास। तो मिथेनॉल का मोलिकुलर मास निकालते हैं, कार्बन 12 प्लस 3 प्लस 16 प्लस 1 17 और 17 प्लस 3 20 32। ठीक है, तो ये 32 हो गया, WB ओवर 32, और नंबर ऑफ मोल्स थे 3, तो WB हो गया 96। ठीक, ये सॉल्यूट का मास हुआ और ये सॉल्यूशन का मास हुआ। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा बच्चे, मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा आपका 900 माइनस 96। ठीक है, यानी कि आपका ऑलमोस्ट 804 के ग्राम। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, मास ऑफ सॉल्वेंट पता चल गया। तो जब मास ऑफ सॉल्वेंट आपका ग्राम में पता चल गया तो फिर आप क्या करेंगे, मोलालिटी का फॉर्मूला लगा देंगे, 3 ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ये ग्राम में है, तो 0.804 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका मोलालिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका 3.73। ठीक है, 3.73। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रीजन बेस्ड क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं, क्योंकि अब ये आपके बोर्ड में भी आता है
और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस कैसे करेंगे इसको समझिएगा जरा। पहले तो आपके 4 ऑप्शंस होते, क्वेश्चंस के पहले ही चारों ऑप्शंस दिए रहते हैं। जैसे सबसे पहला आपका ऑप्शन होगा कि इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, ठीक है, कि 2 स्टेटमेंट्स होंगे, एक असर्शन और एक रीजन। तो फर्स्ट जो ऑप्शन होता है वो ये कहता है कि दोनों जो है करेक्ट है और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। बी ऑप्शन होता है इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। दोनों करेक्ट तो है लेकिन जो रीजन है आपका, जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन का नहीं है, तो बी ऑप्शन, ठीक है। फिर आपको करना होता है इफ असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। अगर असर्शन सही है और रीजन इनकरेक्ट है तो फिर हम कहेंगे सी ऑप्शन, ठीक है। इफ असर्शन एंड रीजन बोथ आर इनकरेक्ट, अगर दोनों ही गलत है तो हम कहेंगे डी ऑप्शन, ठीक है। तो ये तो पहले फॉर्मेट था। अब हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चंस क्या क्या है देखते हैं। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे लिया है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें असर्शन, आप अपने नीचे देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा असर्शन एंड रीजन, ठीक है। तो जब आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है एन आइडियल सॉल्यूशन ओबेज राउल्ट्स लॉ। तो जो असर्शन है, आइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो राउल्ट्स लॉ को ओबे करता है, यानी कि ये करेक्ट है, ठीक है। फिर नीचे है रीजन, इन एन आइडियल सॉल्यूशन solute as well as solvent interactions are similar to solvent interactions, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के इंटरेक्शन है, ठीक है, वो आपके सॉल्वेंट इंटरेक्शन और सॉल्यूट इंटरेक्शन के बराबर होते हैं। तो यही बात तो हम आइडियल सॉल्यूशन के लिए पढ़ते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें तीनों टाइप के जो इंटरेक्शंस होते हैं वो तीनों इंटरेक्शंस क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। यानी कि ये जो रीजन है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और ये दोनों बात भी सही है, ये भी बात सही है और ये भी बात सही है। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए सही होगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था असर्शन रीजन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और ये नीचे इसके एसीटोन एनिलीन मिक्सचर सो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। एसीटोन दे दिया गया आपको और एनिलीन दे दिया गया, ठीक है, C6H5NH2, ये एनिलीन हो गया, ठीक है। ये नेगेटिव डेविएशन बोला गया। तो नेगेटिव डेविएशन जब आप एसीटोन लोगे तो एसीटोन के पास यही होगा, एसीटोन का फॉर्मूला इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इसका जो हाइड्रोजन है इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जब इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होगा आपस के इंटरेक्शन से, तभी तो वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर जो एक्सपेक्टेड होगा उससे कम होगा, तो हम कहेंगे वहां पे कौन सा डेविएशन होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। जैसे मैंने आपको क्लास में डिस्कस भी करा इस चीज को, ठीक है। तो यानी कि फर्स्ट जो असर्शन है वो करेक्ट है। अब हम देखते हैं रीजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एसीटोन एंड एनिलीन इज स्ट्रॉन्गर देन द, बिल्कुल क्लियर बात लिखी हुई है, ये भी करेक्ट है आपका, रीजन भी करेक्ट है। आप पढ़िए नीचे जो आपका स्क्रोलिंग में चल रहा है आप उसको पढ़िए, देखिए कि रीजन भी लिखा है कि इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी और जो इनके आपस के इंटरेक्शंस होंगे उन इंटरेक्शंस से स्ट्रॉन्गर ये इंटरेक्शन होगा, यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट का जो इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर होता है सॉल्वेंट सॉल्यूट से, तभी वो सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन क्या करता है, शो करता है। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका solubility of a gas in liquid increase with increase in pressure। ऑब्वियस सी बात है, ये आपका असर्शन है, ठीक है।
एसर्शन में दिया गया है कि कोई लिक्विड है उसमें गैस को डिसॉल्व करना है, तो जब हम प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, जितना हम प्रेशर लगाएंगे उतना गैस उसमें डिसॉल्व होगी, तो ये एसर्शन करेक्ट है। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज एक्सोथर्मिक इन नेचर। अब देखिए यहां पे बोला गया है कि जो गैस होती है जब वो इसमें डिसॉल्व होती है तो जो उसका डिसोल्यूशन होता है यानी जो वो डिसॉल्व होती है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो ये बात तो सही है कि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन इसके एक्सोथर्मिक प्रोसेस होने की वजह से मतलब इसके एक्सोथर्मिक होने के कारण इसकी सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि मतलब इसका ये कोई रीजन प्रॉपर नहीं है कि प्रेशर की वजह से अगर कोई गैस किसी लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है तो हम कहेंगे कि डिसोल्यूशन उसमें जो होता है वो एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे एसर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। दैट मीन्स बी ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना देखिए बहुत जरूरी होता है, चाहे आप कितना भी पढ़ लीजिए। ठीक है, चाहे आपको कितना भी कॉन्सेप्ट क्लियर है, जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको चीजें कॉन्फिडेंस नहीं दिलाएंगे। ठीक है, और जब आप क्वेश्चंस को करना सीख जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिक्रीज if some non-volatile solute is dissolved in it। ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिक्रीज, तो ये बात तो सही है कि अगर हम किसी वोलाटाइल लिक्विड के अंदर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, फिर इसमें बोला गया है कि द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग the relative lowering of vapor pressure of a solution containing a non-volatile solute is equal to the mole fraction of the solute in the solution। ठीक है, पढ़िए इस स्टेटमेंट को। ये दोनों जो स्टेटमेंट है असर्शन और रीजन दोनों सही है। ठीक है, लेकिन जो रीजन है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका मतलब हम कहेंगे क्या आंसर होगा इसका, बी होगा। दोनों अपनी अपनी जगह पे करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन जो रीजन है दिस इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। इज इट क्लियर? तो इतना क्वेश्चन अभी आप करिए और नेक्स्ट क्वेश्चंस हम कुछ और इससे थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ठीक है।